नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या ईवीएम बंद हो जाएगी? तैयारी तो हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय भी एक्शन में है और देश के सभी नेता भी। तो क्या ईवीएम बंद हो जाएगी? 2024 के लोकसभा चुनाव अब बैलेट पेपर से होगा, तो कितने दिनों में रिजल्ट आएगी? और बगैर बहन मायावती जी का इंडिया गठबंधन की बैठक अब नहीं होगी। ये बहुत सारे सवाल सामने हैं, लेकिन एक सवाल और है। ईवीएम तो बंद हो जाएगी, इसका करीब करीब आकलन सा आ गया है, लेकिन एक नई चीज खुल गई है। कहने का मतलब यह, विपक्ष कहां कहां भागेगा। भाजपा केंद्र सरकार पूरा घेरने की तैयारी कर रही है। इस वीडियो में आप अंत तक देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि ईवीएम के बारे में पता लग चुका है, जो तैयारियां हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं हो पाएगा। समस्याएं बड़ी है और जो संवैधानिक संस्था है वह भी एक्शन में है। देश के बड़े बड़े लीडर्स सबने हामी भर दी कि ईवीएम से अब चुनाव नहीं होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कहने का मतलब यह, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे ईवीएम के खिलाफ है, अखिलेश यादव जी पूर्णतः ईवीएम के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी भी ईवीएम के खिलाफ चली गई और कमोबेश बहन मायावती जी ने भी संदेह शक जता दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत के जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वह नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, सब के सब ने कहा कि नहीं, ईवीएम तो रोक लगना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सभी विपक्षी दल जितने भी हैं, सब के सब नेता लामबंद होकर एकजुट होकर शीतकालीन अधिवेशन में जो सत्र चलता है, इसमें अगर खिलाफ करेंगे ईवीएम का, और ये बिल्कुल ऐलान कर देते हैं कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं, तो क्या ईवीएम बंद हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में एक पेटिशन भी लग गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर ईवीएम बंद हो जाएगा तो एक नई चीज खुल गई है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। आप लोग परेशान होंगे, इस देश की जनता परेशान होगी। मनोचिकित्सकों का भी रिपोर्ट आ गया कि नहीं, इस तरह से समस्याएं बढ़ेगी। वो समस्या क्या है यह भी बताने वाला, और ईवीएम से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि ईवीएम के ऊपर तो रोक लगेगी। सर्वोच्च न्यायालय में जो पेटिशन फाइल किए गए उसमें करीब करीब बताया गया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में 15,000 कंप्लेन थे। 15,000 कंप्लेन किए गए शासन सत्ता के खिलाफ, पुलिस बल के खिलाफ, जो चुनाव कराने वाले लोग थे और जो भाजपा के लोग थे उनके खिलाफ 15,000 कंप्लेन्स हैं। पूरी फाइल तैयार करके सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट्स के ग्रुप पहुंच गए। कंप्लेन में यह भी है कि बहुत सारे ईवीएम चार्ज भी नहीं था, यानी लोग जाते थे बेमतलब का बटन दबा दबा कर आते थे, चार्ज नहीं था। तो फिर काउंटिंग कैसे आ गई, ये मुख्य सवाल है। कांग्रेस के नेता, अथवा ये कह लीजिए कुछ नेता, हर टॉपिक पे बोलते रहते हैं। अगर वह ईवीएम के खिलाफ बोले तो लगता है कि ये तो रूटीन मैनर में बोलते जा रहे हैं, इनका काम ही है बोलना। लेकिन देश के गंभीर नेता, सीरियस लीडर, जिन पर जनता विश्वास करती है, छोटे से वो वायदे कर दे, लोगों के बीच थोड़ा सा एक झलक दिखा दे, चले जाएं, तो जनता विश्वास कर लेती है, जनता भावुक हो जाती है। इस तरह के तमाम लीडर्स इस बार ईवीएम के खिलाफ हो गए। जापान, अमेरिका, हर जगह का एग्जाम्पल से रख दिया कि हर जगह बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो भारत में ही ईवीएम क्यों? आखिर ईवीएम से आकर्षण क्या है? मैं आपको बता दूं, ईवीएम ऐसे बंद नहीं हो पाएगा, कारण कि 2004 से मनमोहन सिंह की सरकार थी और उससे पहले
पार्लियामेंट से एक जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव किया गया, एक विधेयक पास किया गया था कि बैलेट पेपर के बजाय जो है ईवीएम से हम चुनाव करवाएंगे। और जब एक विधेयक पास होता है तो मेजॉरिटी व्यू से उसके ऊपर वोट पड़ता है। अब देश का विपक्ष अगर विरोध में उतर चुका है, सबसे पहले उस विधेयक के खिलाफ वोटिंग होगी, पार्लियामेंट में हंगामा होगा। देश की जनता, आम दर्शक, कार्यकर्ता अगर कितना भी शोर मचाए तो ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब देश के नेता जो चुनाव में भाग लेते हैं वह सब के सब लाम बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम बंद हो जाएगा, बहुत सारा सुधार हो जाएगा। और इसी ईवीएम का परिणाम है कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से भाजपा आ गई। और तो और जो मध्य प्रदेश के बहुत उल्टे सीधे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कहीं पे किसी विधायक को बहुत कम, 0 आया, मतलब कोई वोट ही नहीं पड़ा, तो इस तरह से अननेचुरल और व्यवहारिक रिपोर्ट्स बनकर आ रही है और मध्य प्रदेश का चुनाव खतरे में आ सकता है। अभी तक मध्य प्रदेश और राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा भी डिक्लेयर नहीं हो पाया है, मंथन चल रही है। हो सकता है थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी कि फला व्यक्ति मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अब रही तेलंगाना की बात, तो जयंत रेड्डी जो है वह मतलब वहां का मुख्यमंत्री बनेंगे और रेवंत रेड्डी जो है वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो नए नए नेता है कांग्रेस के, कांग्रेस वहां पर बिल्कुल शरीक हो रही है, पूरा गांधी परिवार भी शरीक हो रहा है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में। अब रही बात ये कि आगे क्या क्या बदलाव हुआ है। ईवीएम अगर रुक जाती है, लेकिन आज से दिल्ली मेट्रो ने एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया। अगर आप दिल्ली मेट्रो में चढ़ते हैं तो उस पर एडवर्टाइजमेंट आपको सुनना मिलेगा, ये आपकी मजबूरी होगी। पहले क्या होता था कि सामने कौन सा स्टेशन आ रहा है, दाईं डोर खुलेगा कि बाईं डोर खुलेगा, इसका अनाउंसमेंट होता था मेट्रो। अब मेट्रो में प्रचार होगा और उसने दिया हुआ है केवल व्यापारिक ही नहीं, सरकारी प्रचार भी होगा, योजनाओं का भी प्रचार होगा, तो भाजपा का भी प्रचार होगा। अगर कोई व्यक्ति मेट्रो में बैठता है और 1.5 घंटे तक उसको मोदी मोदी मोदी, भाजपा भाजपा, इस तरह का प्रचार सुनना पड़ेगा, दिमाग में बैठ जाएगा, चिड़चिड़ाहट भी होगी और चिड़चिड़ापन आ सकता है। मानसिक जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने रिपोर्ट दिया कि यह कुछ अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि अगर आप रेलगाड़ियों में, मेट्रो में, हर जगह आप इस तरह का ऑडियो प्रचार शुरू कर देते हैं तो लोगों को परेशानी होगी, लोग शांति से यात्रा कैसे करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। कुल मिलाकर आदेश कर दिया गया कि ऑडियो का प्रचार होगा, ऑडियो से प्रचार होगा और आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में जितना भाजपा के पास पैसों की ताकत है, उद्योगपतियों की ताकत है, तो प्रचार में वो पैसा झोंक देंगे। चारों तरफ भाजपा का ही नाम गूंजेगा, विपक्ष तो नजर ही नहीं आएगा। अगर ट्रेन में, मेट्रो में, हर जगह ऑडियो प्रचार शुरू हो जाता है तो। अब रही बात यह कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कंप्लेन ले लिया ईवीएम के खिलाफ, तो बैलेट पेपर से प्रचार होगा। क्या बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जो गरीबों की पार्टियां हैं, अथवा विपक्ष में जो लोग हैं, क्या इतना पैसा फूंक पाएंगे? कहने का मतलब यह, चारों तरफ भाजपा की जब गूंज होगी तो विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा? ईवीएम के खिलाफ तो हो गया मामला। हो सकता है कि जो माहौल बना है वह ईवीएम को बंद करा दे। उधर 6 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर यह मीटिंग हुई और इंडिया गठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं उनके मुख्य चेहरे कोई नहीं आया। ना ममता दीदी नजर आई, ना अखिलेश यादव नजर आए, ना नीतीश कुमार नजर आए। सबने अपना अपना जनप्रतिनिधि जो है भेज दिया और कांग्रेस को यह भांप लिया कांग्रेस ने कि ये इंडिया गठबंधन में अब लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी लोग आए हैं फैसला लेने की पावर में तो है नहीं है।
फैसला ये ले नहीं सकते। गठबंधन की मीटिंग में आ गए, अकेली कांग्रेस बैठी हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए, राहुल गांधी जी बैठे हुए, तो ये क्या फैसला लेंगे। और जब सबसे सवाल किया गया, किसी ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया, किसी ने कोई बहाना, यहां तक समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव गए और भी अन्य लोग गए। तो कोई भी मुख्य चेहरा नहीं होने के कारण या वहां पर अनुमान लगा लिया गया और कांग्रेस ने यह विश्वास कर लिया कि जब तक बहन मायावती जी इस गठबंधन में मुख्य चेहरा बनकर नहीं आएंगी, नीतीश कुमार, ममता दीदी, अखिलेश यादव, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये नहीं आएंगे। अब कांग्रेस की पहली प्राथमिकता यह होगी कि बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाया जाए। और दूसरी, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। गठबंधन अगर होगा तो किसके सीट से कौन कौन कटेंगे, क्योंकि एक गठबंधन है सपा का, आरएलडी का और आजाद समाज पार्टी का। हो सकता है जैसा माहौल बन रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो है पोस्टर बॉय के रूप में चंद्रशेखर आजाद रावण नजर आए। ये आगे आगे चलेंगे, बहन मायावती जी आगे आगे चले, डॉक्टर उदित राज को भी इस्तेमाल पूरा किया जाएगा कि बहुजन समाज के लोग आकर्षित हों, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो उस बैठक में यह सवाल होगा कि वोट प्रतिशत जो गिर रहे हैं, विपक्ष में किसी को आया नहीं, तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज के लोग क्या भाजपा के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और आकर्षित होने का वह वजह क्या है, कारण क्या है। इस कारण को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल जाति का नाम लेकर के हम फला जाति के नेता हैं, हमें वोट मिल जाएगा, इस पर तो अब बहस ही नहीं होगी। अब तो यह होगी वह कारण क्या है जिससे हमारे भाई बंधु, हमारे जो वोटर हैं, वो खिसक कर भाजपा के पास जा रहे हैं, क्या कारण है। दूसरी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, तो एक हिस्सा दे दिया जाएगा उस गठबंधन को जिसमें वो आपस में बंटवारा करें। एक हिस्सा बसपा को मिल जाए और एक हिस्सा कांग्रेस को मिल जाए तो उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन काफी खूबसूरत हो सकती है। बिहार में भी कमोबेश आरजेडी और जदयू है, बाकी भी दल है जो गठबंधन में, वहां भी बसपा को कुछ एक दो कैंडिडेट दे दिया जाए जब गठबंधन में लेना है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल रहेगा, क्योंकि पूरे देश में खास करके SC ST वर्ग के लोग तो हैं ही, मतदाता हैं ही, और इस समाज का वोट बाहर ना जाए, किसी प्रलोभन में ना जाए और पूरी तरह से हम घेर लें, इसकी तैयारी पे अब बहस शुरू हुई है। अब उसका मुख्य कारण यह है कि अगर बहन मायावती जी पूरा का पूरा जो है इंडिया गठबंधन में आकर प्रत्येक मीटिंग को अटेंड करके और देश को संबोधित करें इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे, तब जाकर परिणाम में अदला बदली हो सकता है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ईवीएम नहीं हट पाता है, फिर से ईवीएम से चुनाव होता है और इंडिया गठबंधन से दूर हटकर बहन मायावती जी चली जाती है, तो परिणाम तो वही आएगा जो इन 5 राज्यों के चुनाव में आए हैं। और अगर इंडिया गठबंधन बन जाता है, क्योंकि जो 6 तारीख का इंडिया गठबंधन का मीटिंग था काफी उदासीन था, कोई सुर्खियां बटोरने वाला वह मीटिंग नहीं था। कांग्रेस को यह महसूस हो गया कि अगर इसमें बहन मायावती जी शिरकत करती तो नीतीश कुमार भी आ जाते, अखिलेश यादव भी आ जाते, जो भी गिला शिकवा करना है मीटिंग के दौरान आपस में कर ले और सब मिलकर लड़े। और इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी बहन मायावती जी का कि हम जो है 10 तारीख को अपना मीटिंग कर रहे हैं, फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है। तो राहुल गांधी जी ने क्या किया कि अपनी मीटिंग 10 के आगे बढ़ाकर 17 तारीख को फिर से इंडिया गठबंधन का रख लिया और पूरे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, जितने भी लोग, चाहे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, साउथ, हर जगह के लोग, सबने ये सोच लिया पहले 10 तारीख की बहन मायावती जी का बयान आने देते हैं, वो क्या चाहती हैं, क्या करने वाली हैं, उनकी सोच क्या है। अगर वह भाजपा के प्रति गर्म रुख अपना लिया
और विपक्ष के प्रति उनका नरम रुख रहा तो हम लोग कदम बढ़ाएंगे, आगे जाएंगे, उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे कि आप इंडिया गठबंधन में आ जाए। सम्मानित तरीके से हम आपको लेकर आए हैं और जो आपकी पार्टी की कद है, जितनी आप हैं बड़े, उतना हम आपको सीट भी देंगे। पूरी सम्मानजनक तरीके से हम आपको इंडिया गठबंधन में ला रहे हैं। यही तैयारी इंडिया गठबंधन वाले को है। अब रही बात यह कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया है, बसपा हमेशा आरोप लगाती रही है कि यह भाजपा के द्वारा प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है, लेकिन फिलहाल भाजपा तो अब जो है गले की हड्डी बन गई है। इस लोकतंत्र में भाजपा को दूर करना होगा तो चंद्रशेखर आजाद रावण को सम्मानित तरीके से इंडिया गठबंधन में लाना होगा, इस्तेमाल करना होगा। अपना छोटा भाई अगर दूर भाग रहा है तो उसको मना कर लाना होगा। बहन मायावती जी को भी आशीर्वाद देना होगा, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं है, मन मुटाव की नहीं है, लड़ाई झगड़े की नहीं है, आपस में रोटी बांटने की नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण को भी सम्मानित तरीके से इंडिया गठबंधन में बिठाया जाए। जो उनकी बनती है, जो उनका व्यवस्था है, जो वोट प्रतिशत है, उनके हिसाब से उन्हें भी सीट दे दिया जाए। आरएलडी के जयंत चौधरी हैं, उनका भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ है, उन्हें भी सीट दिया जाए। अकेले सपा और बसपा अगर ताल ठोकती रहेगी तो फिर गठबंधन मजबूत नहीं होगा। फिर चुनाव हारने के लिए 40-40 सीट का बंटवारा कर लीजिए, जो पहले भी हुआ है, और 10 सीट बसपा को मिला, 5 सीट सपा को मिला। अगर आप सबको लेकर चलते हैं तो कोशिश यह हो कि भाजपा में जो आपके लोग भाग के गए हैं उन्हें भी खींचने की कोशिश किया जाए। तरीका यह भी होना चाहिए, और विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब के सब इसी तरह के मुहर लगा रहे हैं। कोई हमसे विपक्ष का पार्टी रूठे नहीं, दूर नहीं भागे, वोटों का बंटवारा ना हो। जैसे ही लोग अलग होंगे वोटों का बंटवारा हो सकता है। पंजाब में अकाली दल है, वहां भी वो अलग थलग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कांग्रेस, अकाली दल सब मिलकर आम आदमी पार्टी अगर सबके सब इंडिया गठबंधन में एक जगह आ जाते हैं तो भाजपा का चुनाव से पहले तो सुपड़ा साफ जरूर हो जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद या नहीं कर सकते अगर ईवीएम से होता है। और जो हालत दिख रही है, जो सबूत इकट्ठा किया जा रहा है, मध्य प्रदेश से जो सबूत आ रहे हैं वो कुछ ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ईवीएम के ऊपर सबको संदेह हो जाती है, कोई खुलकर नहीं बोल पाता है। कुछ लोग साहस दिखा देते हैं, लेकिन अगर पूरा विपक्ष ये तय कर ले कि नहीं ईवीएम से तो होगा तो हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, ये ईवीएम से हेराफेरी है, अगर सब के सब यह मानने लग जाए, सबकी आवाज अगर बुलंद हो तो ईवीएम हटना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले 17 तारीख की जो मीटिंग है उसमें किसी तरह बहन मायावती जी को और बाकी सभी दलों के नेताओं को सम्मानित तरीके से अगर विपक्ष एक जगह लाने में कामयाब हो गई तो चुनाव काफी रोमांचक हो जाएगा। बसपा के भी अपने पुराने दिन लौट सकते हैं, सपा के भी अपने पुराने दिन लौट सकते हैं। आजाद समाज पार्टी का किसी न किसी हाउस में एक सदस्य होगा, एक मेंबर होगा, वो अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज की तारीख में आजाद समाज पार्टी का कोई भी सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो। पार्टियां बनी, रजिस्टर्ड हुई, चुनाव में आए, लोगों को आशीर्वाद लोगों से मांगा उन्होंने, लोगों ने आशीर्वाद दिया भी, लेकिन जो वोट प्रतिशत है आजाद समाज पार्टी का वो काफी आकर्षक नहीं है। आरएलडी का भी उतना आकर्षक नहीं है। समाजवादी पार्टी भी गुस्से से लाल है, किसी को कुछ नहीं मिला है। बसपा सुबह से शाम तक अपना प्रतिशत देख रही है कि दिनों दिन प्रतिशत क्यों गिर रहा है। तो ऐसे हालात में पूरे विपक्ष को अपनी थोड़ी थोड़ी ईगो कम करके और एक जगह आना होगा। ऐसी ही तैयारियां अब शुरू की जा रही है, और ये तैयारियां कितनी सफल होती है, जिस प्रकार की न्यूज आएगी हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। लेकिन इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरत है विपक्ष को एकजुट होने की, यह तो साफ दिख गया है। रही बात
अधिवक्ता स्तर पर वे लोग सर्वोच्च न्यायालय चले गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे सारी समस्याएं रख दी, सबूत दिखा दिए। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या एक्शन लेती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मान सम्मान हो रहा है क्योंकि 3 राज्य का चुनाव जीत गए हैं। आगामी जो है 22 जनवरी को जिसे ही राम मंदिर का शिलान्यास होगा, कहने का तात्पर्य है मंदिर का उद्घाटन होगा, जो वहां के मुख्य पुजारी होंगे उसके लिए आवेदन कर दिया गया है, तो यह भी एक प्रचार का विषय हो जाएगा। तो केंद्र भी तैयारी में है और विपक्ष भी तैयारी में है। आगे का भविष्य क्या होने वाला है, जैसी घटना होगी हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।